हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हमारा सब्जेक्ट है एईसी का। हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी का और व्यवहारिक हिंदी इस सब्जेक्ट का नाम है। इस सब्जेक्ट की मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। लास्ट ईयर मैंने कुछ कुछ महीने पहले ही मैंने इसकी एक पहले नंबर की वीडियो बनाई थी। तो आपको दोनों वीडियो देखना है, वीडियो 1 और वीडियो 2, ठीक है। और ये वीडियो 1 थी और ये वीडियो 2 है। दोनों वीडियो को देखने के बाद, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, दोनों वीडियो को देखने के बाद एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इस वीडियो से आपके बाहर आने वाला है, ठीक है। यही क्वेश्चन आपके सेम एग्जाम में आने वाले हैं, क्योंकि आपकी 2 यूनिट है ओनली। और दोनों यूनिट को मैंने इन दोनों वीडियो में कवर कर दिया है, हर एक क्वेश्चन को कवर कर दिया है। तो इसीलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन भी इसके बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको दोनों वीडियो देखनी है। दूसरी वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के कमेंट में भी डाल दूंगा। आप कमेंट में जाओगे तो आपको लिंक पिन मिल जाएगा। अब वहां से सीधा देख सकते हो दूसरी वीडियो को, ठीक है। बाकी आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो। अब एक बार आप इसको देख लो सिलेबस को। तो आपकी 2 यूनिट है, ठीक है। इसमें कुछ टॉपिक हैं और कुछ टॉपिक जो है आपके यहाँ पे दे रखे हैं दूसरी यूनिट में। तो ये सारे के सारे टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं आपके इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको इस वीडियो में कवर करा दूंगा, ठीक है। और बाकी जो कुछ बच जाते हैं क्वेश्चन, वो आपकी पहली वीडियो में कवर करा रखे हैं। यानी दोनों वीडियो में आपका कंप्लीट सिलेबस है, सारे क्वेश्चन कवर हैं। इसकी पीडीएफ आपको फ्री में अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम में। तो आप हमारे एकलव्य स्नातक 1 टेलीग्राम को ज्वाइन करो, यहाँ पे आपको पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल करा दिए जाएंगे, ठीक है। एक बार आप पेपर देख लो कैसा पेपर आता है। ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है, ये जनवरी 25 का क्वेश्चन पेपर है, और ये 13 जनवरी 2025 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। एक बार आप इसको आराम से देख लेना, मैं अभी इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। आप देख लोगे, आपको पता लग जाएगा किस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मॉल में प्रयुक्त होने वाली हिंदी के कुछ विशिष्ट जो रूप हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो आपने आप कभी ना कभी मॉल गए होंगे जरूर। तो आपने मॉल में जो दृश्य देखे होंगे, ठीक है। तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि वहाँ पे क्या चीज़ें मिलती हैं, कौन सा सामान बिकता है, कैसे ग्राहक खरीदते हैं, ठीक है। या कैसे शॉपकीपर होते हैं। तो उन सब के बारे में आपको जानकारी होगी, तो वही चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए समझते हैं कि हम आंसर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मॉल के बारे में इंट्रो यानी कि उसका परिचय देंगे कि मॉल जो है एक आधुनिक खरीदारी का केंद्र है, ठीक है। इसको आप मॉडर्न बाजार के रूप में देख सकते हो। और यहाँ पे अलग अलग वर्ग के लोग आते हैं, अलग अलग आयु के लोग आते हैं, अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग यहाँ पे आया करते हैं। हिंदी समझने में आसान है और सबको जोड़ने वाली भाषा है, इसलिए मॉल में भी हिंदी भाषा का इस्तेमाल होता है। फिर मॉल में हिंदी का क्या महत्व है, इसको देख लेते हैं। तो हिंदी से ग्राहक और विक्रेता, यानी जो बेचने वाला व्यक्ति है जिसे हम विक्रेता कहते हैं, और जो खरीदने वाला है जिसको हम ग्राहक कहते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, संवाद जो होता है वो आसानी से हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी मॉल में जाते हो, आप एज ए कस्टमर जा रहे हो, ठीक है। आप वहां पे जाके कोई चीज खरीदते हो, कोई वस्तु खरीदते हो। तो जो विक्रेता होगा, जो बेचने वाला होगा, और आप जो खरीदने वाले हो, तो दोनों के बीच में जो बातचीत होगी, तो हिंदी अगर यूज करते हो दोनों, तो संवाद जो है वो सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। फिर ग्राहक सेवा बेहतर होती है, ग्राहक सेवा बेहतर हो पाएगी अगर हिंदी आप अच्छे से समझते हो दोनों। तो लोगों में आपसी समझ और सामाजिक समृद्धि और एकता भी बढ़ती है। स्थानीय ग्राहकों से जुड़ने में भी सहायता मिलती है। अब व्यापारिक संचार में हिंदी यानी ब्रांड की स्थानीय पहचान बनती है, ठीक है। हिंदी की वजह से कोई ब्रांड जो होता है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड होते हैं, उनकी भी एक स्थानीय पहचान बन जाती है, लोग उन ब्रांड की वस्तुओं को खरीदा करते हैं, ठीक है। फिर उत्पाद की जानकारी अगर स्पष्ट और प्रभावी रूप से दी जा सकती है, तो समझो कि दोनों के लिए बेनिफिट हो जाएगा। उसमें जो बेचने वाला है उस ब्रांड के लिए भी बेनिफिट होगा, और जो खरीदने वाला है उसके लिए भी बेनिफिट होगा, अगर जानकारी इंफॉर्मेशन आसानी से दे दी जाती है। तो ग्राहक खरीद निर्णय जल्दी ले पाता है, यानी ग्राहक किसी वस्तु को खरीदना चाहता है, अगर उसको सामने वाला हिंदी में अच्छे से समझा पा रहा है, तो वो आसानी से उसको खरीद लेगा। अब मान लो आप हिंदी बोलते हो, आप किसी मॉल में किसी दुकान पे गए, वो इंग्लिश में बोल रहा है, आप उससे हिंदी में बात कर रहे हो, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन वैसा हो ही नहीं पाएगा। तो आप कैसे खरीदोगे सामान को, जब आपको उसके बारे में अच्छी जानकारी ही नहीं मिल पाएगी उसके द्वारा। तो हिंदी लैंग्वेज अगर दोनों बोलते हैं, तो आसानी से व्यापार हो पाएगा, उनके बीच में संचार कम्युनिकेशन भी हो पाएगा। नेक्स्ट है मॉल में प्रयुक्त सामान्य हिंदी वाक्य। जैसे शॉप जो होती है, दुकान जो होती है, उसमें बाहर ही लिखा होता है कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ, ठीक है। आपने देखा होगा कई दुकान के बाहर ही लिखा होता है। तो जैसे कि इस कपड़े का मैचिंग साइज कहाँ है, आप जाके अंदर बात कर सकते हो। जैसे कोई कपड़ा खरीदना है, तो कपड़ों को देख सकते हो, बात कर सकते हो, ठीक है। आपको इन ब्रांड के जूतों में कौन सा चाहिए, कृपया इस जूते के रंग दिखाइए, सेल आइटम में क्या क्या है, ठीक है। तो क्या आप इसमें कोई डिस्काउंट ऑफर है, इस तरीके की बातें होती है। तो यानी कि अब मान लो आप मॉल में चले गए हो, किसी शॉप में चले गए हो, तो एक तरफ दुकानदार है
और दूसरी तरफ आप हो, ठीक है। आप उससे क्या क्या क्वेश्चन करोगे, आप यही पहले तो दुकान वाला ये कहेगा कि भाई बताइए मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। फिर आप कहोगे कि भाई मुझे कपड़ा चाहिए, मुझे इसका मैचिंग का साइज बताइए कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। आपको कोई ब्रांड का जूता खरीदना है तो आपको बताना है कि मुझे ये ब्रांड पसंद है, मुझे इस ब्रांड का शूज चाहिए। फिर कृपया इस जूते के और कलर दिखाइए। यही बातें होती है ना कि जैसे मान लो उसने आप सामने वाले ने आपको जूते का कलर दिखाया, आपने बोला नहीं मुझे ये कलर नहीं चाहिए, मुझे ये कलर दिखाओ, मुझे दूसरा कलर दिखाओ, तो और कलर दिखाइए और डिज़ाइन दिखाइए, ठीक है। फिर सेल आइटम्स में क्या क्या है, यानी क्या क्या चीज़ें आपकी शॉप पे मिल जाएगी, क्या आपके पास कोई डिस्काउंट ऑफर भी है। ज़्यादातर आपने देखा होगा मॉल में चल रहा होता है 1+1 1+2, इस तरीके से कुछ ना कुछ ऑफर चल ही रहा होता है, 50% ऑफ, 40% ऑफ, इस तरीके से। तो ऑफर बताएगा। फिर आप पूछ सकते हो इस स्वेटर की कीमत कम हो सकती है क्या, कृपया एक बड़ा स्कूल बैग दिखाइए, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ना, ये संवाद होता है इस तरीके से। ये शब्द जो हैं, ये मैंने आपकी बुक से एग्जाम्पल ले रखे हैं। तो इस तरीके से बात होती है। जैसे मान लो कोई लैपटॉप लेना है तो पूछेंगे कि क्या ये लैपटॉप बैग ठीक रहेगा, ठीक है। क्या ये लैपटॉप मेरे लिए ठीक रहेगा, इसके लिए कौन सा बैग मुझे लेना चाहिए, आप दुकान वाले से पूछ सकते हो, वो आपको सजेस्ट कर देगा ये ले लो, ये ले लो, हमारे पास कई सारे बैग हैं, आप इसमें से पसंद कर लो। इस तरीके से होता है ना। तो यही चीज़ें बात की जाती है वहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें आप आराम से पढ़ सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे सीधा ये है कि ग्राहक और विक्रेता के बीच में जो बातचीत होती है मॉल में, ठीक है, वो सारी बातचीत इस तरीके से की जाती है। तो यहाँ पे हिंदी का प्रयोग होता है। तो आप कह सकते हो कि इन प्रमुख वाक्यों के माध्यम से, ये जो सेंटेंस था इसके माध्यम से मॉल में हिंदी में संवाद करने का अनुभव जो है ग्राहक को बेहतर और फायदेमंद खरीदारी करने में सहायक होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बार बार आपके पेपर में आता है कि बैंक के विविध क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली के बारे में बताइए। यानी जो बैंकिंग सेक्टर जो है, तो बैंक में जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे कार्य होते हैं, पैसे जमा करे जाते हैं, पैसे निकाले जाते हैं, किसी को पैसे भेजने होते हैं। तो बहुत तरह के काम बैंक में होते हैं। मान लो किसी को खाता खुलवाना है, किसी को चेक बुक चाहिए, किसी को पासबुक चाहिए, किसी को डेबिट कार्ड चाहिए, किसी का डेबिट कार्ड ब्लॉक कराना है, 36 तरह के काम हो जाते हैं बैंक के अंदर। तो उनमें कौन सी शब्दावली यूज की जाती है उसके बारे में आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। देखिए वैसे तो बैंकिंग सेक्टर में अगर हम देखें तो ज्यादातर अंग्रेजी के शब्द यूज किए जाते हैं, ठीक है। हिंदी के शब्द बहुत कम ही इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन हमें कौन कौन से शब्द होते हैं, उसके टर्म्स को कैसे हम समझेंगे, वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा इसकी परिभाषिक शब्दावली के बारे में। तो बैंकिंग सेवाओं का महत्व देखते हैं। तो बैंकिंग से सेवा जो होती है, सर्विसेज जो होती है, वो हमारे जो डेली लाइफ है उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट होती है। क्योंकि हम सभी को कभी ना कभी बैंक जाना होता है, चाहे पैसे को जमा कराना हो या पैसे को निकलवाना हो। ये सामाजिक और आर्थिक समृद्धि में भी सहायक होती है। बैंक लोगों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाता है, क्योंकि बैंक में बहुत सारी स्कीम होती है, एफडी करा सकते हो, आरडी करा सकते हो, ठीक है। और भी बहुत तरह की स्कीम होती है। तो इससे कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट मिल जाता है, फायदा मिल जाता है। फिर सेकंड है कि बैंकिंग क्षेत्र में हिंदी की भूमिका। तो बैंकिंग क्षेत्र में हिंदी भाषा का प्रयोग जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी की जो पारिभाषिक शब्दावली है वो बैंकिंग सेवाओं और प्रक्रियाओं को समझने में सहायता करती है। हालांकि हिंदी के शब्द थोड़े कम यूज किए जाते हैं बैंकिंग में, लेकिन फिर भी जो यूज किए जाते हैं वो सब हम यहाँ पे देखेंगे अभी। इससे लोग क्या होते हैं, अपनी आर्थिक गतिविधियों को अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। फिर परिभाषिक शब्दावली का अर्थ क्या है, तो बैंकों में प्रयोग होने वाले जो विशेष तकनीकी शब्द होते हैं, जो टेक्निकल वर्ड होते हैं, ठीक है, उसी को हम पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। जैसे कि आप जिसमें वित्तीय लेन देन शामिल होता है, खाता प्रबंधन यानी अपना जो बैंक अकाउंट होता है उसका पूरा मैनेजमेंट शामिल होता है, फिर उसमें लोन की जो सर्विसेज होती है वो शामिल होता है, और बैंकिंग कार्यों से जुड़े हुए जो शब्द होते हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। फिर पारिभाषिक शब्दावली जो होता है इसका क्या महत्व होता है, तो बैंकिंग की भाषा को सरल और स्पष्ट बना देती है, और विभिन्न जो वित्तीय सेवा होती है उसको समझने में हमारी हेल्प करती है। सामान्य जो लोग होते हैं और जो बैंक के कर्मचारी होते हैं इनके बीच में संवाद हो पाता है इसकी वजह से। बैंकिंग क्षेत्र में सुरक्षा और जागरूकता बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है सुरक्षा और संवाद में भूमिका। तो पारिभाषिक शब्दावली का उपयोग जो है केवल सुरक्षा के लिए किया जाता है। ग्राहक को सही समय पर सही जानकारी मिलती है। बैंक अधिकारी या जो ग्राहक होते हैं इनके बीच में सही प्रभावी संवाद इसी के कारण संभव हो पाता है। अब देखो, अब मान लो बैंक का कर्मचारी है और एक सामान्य व्यक्ति है, वो बैंक में जाता है, बैंक का कर्मचारी कुछ ऐसी टर्म यूज करता है जो उस व्यक्ति को समझ में ही नहीं आती है। तो फिर ऐसे में तो उसको दिक्कत हो जाएगी, वो तो ट्रांजेक्शन भी सही से नहीं कर पाएगा। तो उसका क्या सोल्यूशन होता है, फिर जो बैंक के अधिकारी होते हैं वो उसको सरल भाषा में समझाते हैं कि भाई आप ये वाली स्कीम ले लो, इससे ये बेनिफिट होगा, या आपके खाते में ये दिक्कत आ रही है हम इसको ऐसे ठीक कर देंगे, आप ये डॉक्यूमेंट ले आओ, ठीक है। तो ये संवाद स्थापित करने में हिंदी जो होती है काफी महत्वपूर्ण होती है। फिर वित्तीय शिक्षा में योगदान।
ये जो शब्दावली है ये लोगों को वित्तीय शिक्षा भी प्रदान करती है, लोगों को जो ट्रांजैक्शन जो होता है उससे रिलेटेड शब्दावली समझ में आती है, बैंकिंग जो प्रक्रिया है वो समझ में आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से लोगों को फायदा पहुंचाती है। अब हम समझते हैं थोड़ा कि बैंकिंग से रिलेटेड जो शब्दावली होती है, जो टर्म्स होती है, उसको कैसे हम देख सकते हैं। तो इसको हम 4 कैटेगरी में बांटेंगे। सबसे पहला हो जाएगा हमारे बैंक अकाउंट, ठीक है, हमारा जो बैंक अकाउंट होता है यानी जो हमारा खाता होता है उससे रिलेटेड वर्ड्स। फिर दूसरा होता है लेन देन से रिलेटेड वर्ड। लेन देन में क्या होता है, पैसा जमा करना यानी जमा करना, फिर उसको पैसे को निकालना, ठीक है। ये इस तरीके की जो जो प्रक्रिया होती है उसमें जो शब्द आते हैं उसको देखेंगे। फिर लोन से रिलेटेड, लोन अपने आप में एक अलग चीज हो जाएगी, ठीक है, लोन से रिलेटेड शब्दावली और बैंक संचालन से रिलेटेड शब्दावली। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बैंक अकाउंट से रिलेटेड। अब बैंक अकाउंट अगर आप खुलवाते हो तो कई प्रकार के बैंक अकाउंट होते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट होता है, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट होते हैं, फिक्स डिपॉजिट का अलग से भी अकाउंट होता है और बाकी सेम आपके सेविंग अकाउंट में भी हो जाता है। फिर आवर्ती जमा खाता जिसको हम आरडी कहते हैं, ठीक है। और फिर मासिक आय योजना भी होती है, मंथली इनकम स्कीम, पेंशन स्कीम होती है। विद्यार्थी यानी स्टूडेंट का अलग से सेविंग अकाउंट होता है, जीरो बैलेंस भी होता है कई जगह पे। और वेतन खाता, ठीक है, सैलरी अकाउंट अलग होता है। तो विभिन्न प्रकार के बैंक अकाउंट होते हैं। और आजकल तो कई तरीके के अकाउंट में भी स्कीम आने लगी है बैंकों की, ठीक है। प्राइवेट बैंक में जाओगे तो ज़्यादातर आपको स्कीम वाले भी अकाउंट मिल जाते हैं। तो ये सब क्या शब्दावली कैसे यूज़ की जाती है, बैंक खाते से रिलेटेड शब्दावली है, ठीक है। फिर सेकंड शब्दावली है वो है लेन देन से रिलेटेड, यानी लेन देन में क्या होगा, जैसे मान लो आप कहीं से पैसा कहीं पे सेंड करवाते हो, किसी को पैसा भिजवाते हो, तो आपके पास तरीका होता है एनईएफटी करवा सकते हो, आरटीजीएस करवा सकते हो, आईएमपीएस करवा सकते हो, ठीक है। फिर इसके अलावा चेक से भुगतान कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एनएफएस, एटीएम, ठीक है, मोबाइल बैंकिंग, इनवॉइसिंग, ये सारी कुछ टर्म्स हैं, कुछ ऐसी शब्दावली है जो लेन देन से रिलेटेड होती है, ठीक है। अगर आपको कहीं पैसा भिजवाना है, आपको बड़ा अमाउंट भिजवाना है, तो आप बैंक में जाके आरटीजीएस वगैरह करा सकते हो, या फिर अगर आपके पास नेट बैंकिंग होती है तो आप घर से भी ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है, नेट बैंकिंग आप कंप्यूटर के जरिए कर सकते हो। फिर लोन से रिलेटेड शब्दावली जैसे होम लोन हो गया, व्हीकल लोन हो गया, ठीक है, एजुकेशन लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, पर्सनल लोन हो गया, एग्रीकल्चर लोन हो गया, और लोन की फैसिलिटीज हो गई। तो ये सब लोन से रिलेटेड शब्दावली होती है। पेपर में क्वेश्चन आएगा, आपको लिख के आना है, आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप इस तरीके से भी हेडिंग हेडिंग लिख के आओगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। फिर बैंक संचालन संबंधी शब्दावली। आपने देखा होगा कई बार बैंक में जाते हो वो कहते हैं केवाईसी करवा लो, समय समय पे कुछ साल में केवाईसी करानी होती है, यानी नो योर कस्टमर। केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर, यानी अपने कस्टमर को जानो। फिर आपने सीआरएस सुना होगा, कस्टमर रिलेशनशिप समरी, ठीक है। एटीएम आपने सुना होगा, डिजिटल बैंकिंग हो गया, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, बैंक चार्जेस, दुनिया भर के चार्ज लगते हैं, एसएमएस चार्ज अलग लगता है, ठीक है, एटीएम चार्ज अलग लगता है, चेकबुक का चार्ज अलग लगता है, तो बहुत तरह के चार्जेस हो जाते हैं। बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये सब संचालन से रिलेटेड शब्दावली है। तो यहाँ पे अपना बैंकिंग वाला क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मंडी में प्रयुक्त होने वाली जो हिंदी है उसका विवेचन कीजिए। एक क्वेश्चन आता है आपका कि मंडी में जो प्रयुक्त होने वाले जो हिंदी के शब्द हैं या सेंटेंस हैं उसके बारे में बताइए, ठीक है। तो आप देखो हम सभी बाजार में जाते हैं, मंडी में जाते हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई सामान खरीदते हैं, सब्जियां खरीदनी हो गई या फिर कोई भी अन्य वस्तु खरीदनी हो गई तो हम बाजार में जाते हैं। तो फिर बाजार में जो शब्द यूज होते हैं उसके बारे में बताएंगे, उन सेंटेंस के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम परिचय से स्टार्ट करते हैं, यानी मंडी का परिचय। मंडी यानी कि बाजार क्या होता है, तो आपको पता है मंडी जो है वो अनाज, सब्जी या फलों का क्रय विक्रय केंद्र होता है, ठीक है। यहाँ पे अनाज मिल जाता है, सब्जियां मिल जाती हैं, फल वगैरह जो होते हैं वो मिल जाते हैं, कपड़े वगैरह मिल जाते हैं। तो ये जो हमारी डेली लाइफ है, हमारा जो दैनिक जीवन है, इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि हम सभी अपने डेली लाइफ में यूज होने वाली वस्तुओं को खरीदने के लिए कहाँ पे जाते हैं, बाजार में जाते हैं। फिर मंडी में हिंदी का क्या महत्व है, तो मंडी में हिंदी का प्रयोग सामान्य और प्रचलित है। आप किसी भी मंडी में जाओगे हिंदी में ही बोल रहे होते हैं, लोग आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, आपस में संवाद कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हिंदी के माध्यम से संवाद जो है वो आसानी से हो जाता है और स्पष्ट हो जाता है। फिर अगला पॉइंट है संवाद में भूमिका, ग्राहक, खुदरा व्यापारी और उपभोक्ताओं के बीच में। तो जब हम मंडी मंडी में जाते हैं तो हम तो ग्राहक बन के जाते हैं क्योंकि हम सामान को खरीदने जाते हैं। तो जो हमारे खुदरा व्यापारी होते हैं, ठीक है, या उन उपभोक्ता कस्टमर के बीच में जो बातचीत होती है, तो उसमें क्या क्या होता है, उसमें खरीद फरोख्त होती है, मोल भाव होता है। कई बार क्या होता है कि मोल भाव किया जाने लग जाता है, जैसे वहाँ पे कई बार हम देखते हैं कि रेट बोलते हैं इतना लगा लो उतना लगा लो, बार्गेनिंग भी होने लग जाती है, ठीक है। फिर जानकारी का आदान प्रदान, ये सारी चीज़ें आपको सरलता से हिंदी में हो जाता है।
व्यापार में ये सहायक है, यानी हिंदी का प्रयोग जो है व्यापार में काफी सहायक है। इससे लेन देन में सुविधा हो जाती है, गलत फहमियां भी कम होती है, क्योंकि दोनों आपस में अगर हिंदी को समझ रहे हैं, खरीदने वाला बेचने वाला, तो आसानी से एक दूसरे को समझ पाते हैं। विश्वास में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सामाजिक सांस्कृतिक भूमिका। तो मंडी में हिंदी जो है सामाजिक सांस्कृतिक मेलजोल का माध्यम बनती है, और विभिन्न वर्गों के लोग जो है लोगों को आपस में जोड़ने का काम करती है। नेक्स्ट है मंडी में प्रयोग होने वाली हिंदी के कुछ प्रमुख वाक्य। जैसे मान लो हम बाजार में जाते हैं, मंडी में जाते हैं, तो वहाँ पे हम क्या वाक्य यूज करते हैं, जैसे नमस्ते, आपको किस अनाज की तलाश है, क्या आपको चाहिए, ठीक है, कृपया इस सब्जी का दाम बताइए, यहाँ सभी सब्जियां ताजी हैं, आप हमसे खरीद लीजिए, इस फल की खुशबू लाजवाब है, कृपया लहसुन दिखाइए, ठीक है, इस दुकान का अनाज शानदार है। ये सारे आपकी बुक से लिए मैंने एग्जाम्पल। ये बहुत ऐसे एग्जाम्पल है, आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप बाजार में जाते हो, आपको पता होगा कि हम वहाँ पे कैसे बात करते हैं, ठीक है। तो क्या चीज़ें हम खरीदते हैं, वो आपको क्या चीज़ें बेचेगा, कैसे बार्गेन होता है, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से पता होगा। तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसको एक बार आप अच्छे तरीके से देख जाइए। पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है 100%, तो आपको वहाँ पे ये चीज़ें लिख देनी है और खुद से सोच के लिख देना। इसमें तो कोई मतलब ऐसी चीज़ ही नहीं है कि जो आपको समझने की जरूरत पड़े, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है अनुभव लेखन। यहाँ से आपके पेपर में क्वेश्चन आता है। तो आपकी जो सिलेबस है इसमें 3 प्रकार के टॉपिक दे रखे हैं। एक तो जैसे हिंदी में बाजार दौरे का अनुभव लेखन। अनुभव लेखन क्या होता है पहले हम ये समझेंगे, ठीक है। दूसरा है दर्शनीय स्थल पर भ्रमण का अनुभव लेखन। तीसरा है क्रिकेट मैच देखने का अनुभव लेखन। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये देखिए अनुभव लेखन क्या होता है। तो अनुभव लेखन जो होता है व्यक्ति के जीवन के जो अनुभव होते हैं उसको व्यक्त करने का एक माध्यम होता है, ठीक है। हम अपनी लाइफ में डेली कोई ना कोई अनुभव करते हैं, तो उसको लिखने का तरीका होता है। जैसे मान लीजिए आप पहली बार किसी ट्रिप पे गए हो, और मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे बताइए आप उस ट्रिप पे गए थे तो आपको क्या अच्छा लगा, क्या आपका अनुभव रहा। आपका अनुभव अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, कहाँ पे आपको ज़्यादा मजा आया, कहाँ पे आपको बुरा अनुभव हुआ, तो वो सारी बातें आप लिख कर बता सकते हो। तो इसी को हम अनुभव लेखन कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया। लेकिन अनुभव लेखन के दौरान यानी जब हम अपने एक्सपीरियंस को लिखते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। वो कुछ बातें क्या है इसको हमें समझना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, अनुभव लेखन व्यक्ति के जीवन के अनुभवों को व्यक्त करने का एक माध्यम होता है, एक तरीका होता है। इसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने अनुभव को दूसरों के साथ शेयर करता है, यानी साझा करता है। अनुभव लेखन की भाषा जो होती है हमेशा सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, भावनात्मक होनी चाहिए, ठीक है। भाषा पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। जो भी हम लिखते हैं अपने अनुभव को, जो हम शेयर करते हैं, तो उसकी भाषा हमेशा सरल होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए। ऐसे शब्द यूज करने हैं जो आम बोलचाल में शब्द इस्तेमाल किए जाते हों। अच्छे अनुभव लेखन में अनुभवों को सुव्यवस्थित और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लो आप कहीं पे गए हो, किसी ट्रिप में गए हो, आप उसके बारे में बता रहे हो, तो स्टार्टिंग से बताना होता है कि भाई हमने यहाँ से बस ली, फिर हम यहाँ इतने घंटे में पहुंच गए, वहां गए, फिर हमने वहां गए, वहां पे हमने यही देखा वो देखा, जो भी है पूरा मतलब क्रम से बताना है, क्रम से। ऐसे 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 नहीं कि आपने बीच में से बताना शुरू कर दिया, फिर शुरू से बताना शुरू कर दिया, फिर आखिर से बताना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। स्टार्टिंग से क्रम से होता है सब कुछ, सुव्यवस्थित तरीके से होता है, स्पष्ट रूप से होता है। लेखक को अपने अनुभव की गहराइयों को सरल शब्दों में व्यक्त करना चाहिए। भाषा आपकी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, प्रभावशाली हो, ताकि जो पढ़ने वाला है उसको वो आराम से उससे जुड़ सके। अनुभव लेखन सामाजिक साहित्यिक अभिव्यक्ति का प्रभावी साधन है। ये लोगों के बीच में संवेदनशीलता, समझ और संबंध को बढ़ाने का काम करता है। अब बात करते हैं, एक एग्जाम्पल लिया है मैंने, ठीक है। एक एग्जाम्पल लिया, जैसे मान लो हिंदी में बाजार। आप बाजार में गए हो, आपने बाजार में कुछ खरीदा है, या आप बाजार से कोई सामान वस्तु खरीद के लाए हो, तो उसके बाद आपका क्या एक्सपीरियंस है, उसके बारे में आप कैसे लिखोगे। तो यहाँ पे मैंने आपकी बुक वाला ही एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो देखिए, बाजार का अनुभव अनेक प्रकार के मामलों में हमको सिखाता है, बहुत सारी चीजें हमको सिखाता है, ठीक है। हम बाजार में जाते हैं, बहुत तरह के अनुभव लेकर आते हैं। तो ये एक अनुभव है जो हर व्यक्ति को अलग अलग तरीके से प्राप्त होता है, ठीक है। मान लो 10 व्यक्ति बाजार गए तो सबका अनुभव अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं है सबका सेम अनुभव होगा। फिर मेरा बाजार का अनुभव भी यही कुछ है, यानी मैं लिख रहा हूँ मान लो, तो मैं बताऊंगा कि मेरे बाजार का अनुभव जो था वो ऐसे है कुछ। जैसे मान लो पन्ना मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर है, यहाँ पे कोई बाजार है, वहां पे मैं गया हूँ और मैंने जो जो देखा है उसके बारे में मैंने अपना एक्सपीरियंस जो है लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ औरों में अ, मंदिरों की नगरी के रूप में ऐतिहासिक महत्व और धार्मिक संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। तो आप बता सकते हो कि ये जो क्षेत्र है, जिस बाजार में मैं गया था, ये किस लिए फेमस है, ये मंदिरों की नगरी इसको कहा जाता है, और इसका ऐतिहासिक महत्व है।
पिछले महीने मैंने पन्ना के चौक बाजार, जो इस शहर की विविधता और जीवंतता का प्रतीक है, यहाँ पे घूमने और खरीदारी का अनुभव प्राप्त करा। जैसे मान लो मैं किसी शहर में गया, ठीक है, मान लो मैं मथुरा में गया, मथुरा के एक बाजार में गया, वहाँ पे मैंने जो देखा उसके बारे में मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। यानी कि आप किसी भी, जैसा पेपर में क्वेश्चन आएगा वैसा आप लिख दोगे। फिर जैसे कि मान लो पन्ना चौक में, या फिर मान लो मैं मथुरा गया था, तो मैं मथुरा गया था, यानी मथुरा के चौक बाजार में पहुंचते ही मुझे वहाँ रोटी सब्जी की महक और गलियों में गूंजती हुई बाजार की हलचल का अनुभव हुआ। कि बाजार में हलचल था, शोर शराबा था, लोग बातें कर रहे थे, खूब सारे लोगों की भीड़ थी, ठीक है। मैंने वहां से अपनी रसोई के लिए आवश्यक सामान खरीदा, चावल दाल मसाले तेल के डिब्बे, अन्य सामान जो हमें चाहिए होता है किचन में, वो सारा सामान खरीदा। बाजार में एक मोबाइल की दुकान पे गया, वहां पे मैंने मोबाइल की स्क्रीन गार्ड बदलवाने के लिए, ठीक है, तकनीशियन से मदद ली। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे बाजार के प्रसिद्ध रेस्टोरेंट में खाने के लिए इनवाइट कर रखा था, तो फिर हम वहाँ पे गए, हमने वहाँ पे खाना खाया, ठीक है। थोड़ी देर पहले हल्की बारिश के कारण वहाँ पे जो हवा में घुली हुई मिट्टी की खुशबू थी वो आने लगी। फिर वहाँ पे हमने इडली डोसा खाया, वहाँ की जो मशहूर लस्सी थी हमने लस्सी पी, ठीक है। तो जो भी मतलब हम बाजार में करते हैं वो सारा का सारा अनुभव बताते हैं। जैसे लस्सी का स्वाद जो था वो मन को ठंडक प्रदान करता है, उसका स्वाद भी बहुत अच्छा था, मन हमारा बिल्कुल, मतलब ये लगा लो गर्मी के मौसम में गए तो वहाँ पे ठंडक प्राप्त हुई हमें लस्सी से। इसके अलावा बाजार में अन्य दुकानें थी जहाँ पे कपड़े मिलते हैं, गहने मिलते हैं, चप्पल जूते वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आपको अलग अलग तरह की दुकानें दिखी। तो आप बता सकते हो कि यहाँ पे भारतीय और पश्चिमी दोनों संस्कृतियों का अद्भुत मिश्रण है, यानी भारतीय शैली की दुकानें भी हैं, तो यहाँ पे मॉल टाइप की दुकानें भी हैं, ठीक है। तो वहां से लोग अपने अपने अपनी जरूरत का सामान जो है वो खरीदते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो बाजार का अनुभव था वो बताया जा सकता है, सिंपल, बिल्कुल इतना आसान है। आपसे जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कि बताइए, जैसे कि आपने कोई आईपीएल मैच देखने गए आप, तो आईपीएल मैच का आपका अनुभव लेखन करना है, यानी वहाँ पे जो आपको एक्सपीरियंस हुआ, आपने क्या देखा उसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन है, तीन प्रकार की हिंदियों के बारे में जिक्र है, एक बम्बैया हिंदी है, एक कलकतिया हिंदी है और एक हैदराबादी हिंदी है। अब देखो हिंदी तो वही है, लेकिन क्या होता है, जैसे आप बम्बई में जाते हो तो वहाँ पे आपको हिंदी अलग तरीके से बोलते हुए दिखेंगे लोग, कलकत्ता में जाओगे तो वहाँ पे हिंदी आपको अलग तरीके से बोलते हुए दिखेंगे, हैदराबाद में जाओगे तो वहाँ की हिंदी आपको अलग मिलेगी, ठीक है। यानी कि हिंदी सब जगह बोली जा रही है, लेकिन उसकी टोन जो है बदल जाती है, बोलने का तरीका बदल जाता है, कई शब्द उसमें नए आ जाते हैं। तो कलकतिया हिंदी और हैदराबाद हिंदी मैंने जो आपको वीडियो 1 बताई है उसमें बता रखी है, यहाँ पे मैं सॉरी, बम्बई और हैदराबाद ये मैंने वीडियो 1 में बता रखी है। अब मैं आपको कलकतिया जो हिंदी है इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो कलकतिया हिंदी का प्रमुख जो क्षेत्र है वो है सॉरी कलकत्ता। कहाँ का है ये? पश्चिम बंगाल से है। तो कोलकाता इसको कहा जाता है। तो कोलकाता कला इतिहास और साहित्य का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है हमेशा से। और हिंदी के विकास पे अगर हम देखें तो बंगाल की जो सांस्कृतिक प्रभाव है इसका गहरा प्रभाव आपको दिखेगा। आप देखोगे जो हमारे उपन्यास हैं, हालांकि उपन्यास जो है वो बाहर से, यानी पहले पश्चिमी देशों में उपन्यास यानी नॉवल लिखे जाते थे, भारत में बाद में लिखे गए हैं, ठीक है। तो शुरुआत होती है बंगाल से, बंगाल में क्या हुआ, ट्रांसलेशन किया जाता था उपन्यासों का, और कई जो आपको शुरुआती उपन्यास मिलेंगे वो बंगला में मिलेंगे, यानी बंगाली लैंग्वेज में मिलेंगे। बाद में हिंदी साहित्य में उपन्यास आए थे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि हिंदी के विकास में ना बंगाल की जो सांस्कृतिक परंपरा है या बंगला जो है उसका कहीं ना कहीं गहरा प्रभाव है। अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो कोलकाता में हिंदी का इतिहास जो है वो बहुत पुराना है, ठीक है, आज से नहीं, अंग्रेजों के समय से भी पहले से हिंदी वगैरह बोली जाती है। तो बंगाल से पूरे भारत में नव जागरण का शंखनाद हुआ था, क्योंकि आपको पता है फोर्ट विलियम कॉलेज हो गया या कोलकाता, ये सब बंगाल में ही है, ठीक है। कोलकाता में हिंदी बंगला इसका अध्ययन और अध्यापन एक साथ शुरू हुआ था। इसके अलावा जो प्रमुख व्यक्ति हैं जैसे रविंद्रनाथ टैगोर जी हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हो गए, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो गए, राजा राम मोहन राय हो गए, ठीक है, इन सब की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है। टैगोर जी जो है बंगाल से हैं और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं करी हैं, बंगला में भी हिंदी में भी उसका ट्रांसलेशन अवेलेबल होते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और यहीं पे अगर मैं बताऊं भारतेंदु हरिश्चंद्र, देखो ये सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और बहुत कम, इनका जीवन काल काफी कम समय का था, लेखन काल काफी कम समय का था, लेकिन इतने कम समय में इन्होंने जो रच दिया है ना, जो रचनाएं दी हमको, वो अपने आप में एक अद्भुत मानी जाती है, ठीक है। तो ये इनका हमारे हिंदी के आधुनिक साहित्य में बहुत बड़ा योगदान है। तो इन सभी ने हिंदी के प्रचार प्रसार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजा राममोहन राय की अगर हम बात करें तो इनके अनुसार हिंदी जो है पूरे भारत को एक सूत्र में बांध सकती है, ऐसा राजा राममोहन राय मानते थे। फिर कोलकाता जो है बहुभाषी महानगर है, ये एक ऐसा नगर है जहाँ पे
अलग अलग भाषाओं को बोला जाता है। यहाँ पे बंगला जो है मुख्य भाषा है, यहाँ पे हिंदी भी बोली जाती है, और यहाँ पे जो बिहार से लोग यहाँ पे बस गए हैं, जो प्रवासी लोग बस गए हैं, तो वो भोजपुरी और मैथिली भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कलकतिया हिंदी बोल रहे हैं ना, तो ये किस चीज़ से मिली है? देखो, ये बंगला से मिली है। इसमें आपको बंगला, हिंदी और भोजपुरी, मैथिली, इन सबको मिलाकर बनी है कलकतिया हिंदी। तो कलकतिया हिंदी का विकास जो है वो आप उसमें आपको बंगला भी दिखाई देगी, भोजपुरी भी दिखाई देगी, मैथिली भी दिखाई देगी। तो इन सब के मेल से बनी है कलकतिया हिंदी। ठीक है, तो ये सामान्य बोलचाल में इसका इस्तेमाल किया जाता है, व्यापार में, बाजारों में इस्तेमाल किया जाता है, जनसंपर्क के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका सांस्कृतिक महत्व समझते हैं। कोलकाता को सांस्कृतिक कोलकाता भी कहा जाता है, क्योंकि अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कल्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, भाषा को यहाँ पे सांस्कृतिक पहचान के रूप में देखा जाता है। आपको साहित्य में, व्यवसाय में, मनोरंजन के क्षेत्र में, हर जगह हिंदी का विकास जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अपनी ये वीडियो खत्म हो जाती है। छोटी सी वीडियो थी, क्योंकि सिलेबस ही आपका छोटा है। आपको वीडियो 1 प्लस वीडियो 2 दोनों वीडियो देखनी है, और इससे बाहर आपके पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, एकलव्य स्टडी पॉइंट के नाम से। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है। और आप वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।